नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और ये दिसंबर तक है एग्ज़ाम है वो चलेंगे, 15, 17, 18 दिन तक एग्ज़ाम चलेंगे। और इसके अंदर जो भी कल की शिफ्ट हुई थी, जैसे 14 नवंबर की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसके अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। यो क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूँ, और वो क्वेश्चन की अपन एक सीरीज स्टार्ट करें कि जैसे जैसे शिफ्ट के अंदर पूछ रहे हैं ना, उसके आगे का किस टाइप का क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कौन सा पूछेगा, तो उससे संबंधित है। ऐसे ऐसे 15-20 क्वेश्चन मैं डेली की ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ करेंगे नहीं, सीधा आंसर पढ़ा, उसका क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर देखेंगे। और छोटा छोटा है वीडियो रखेंगे, 5 मिनट 10 मिनट का रखेंगे, 20-20 क्वेश्चन की है वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी दोस्त है क्लास को देखते रहना आराम से। और ये क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड आ सकते हैं, और इससे रिलेटेड मैं आपको टॉपिक बताता रहूँगा कि इस इसमें से आपके आते रहेंगे। उसके अलावा अगर आपको और कुछ डाउट लगे कि सर ये इसमें से और ज़्यादा तो आते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आप क्लास को पूरी देखना, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। टाइम ख़राब नहीं करेंगे ज़्यादा आपका भी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। यानी अगर आपको डे के बारे में पूछ ले, तो आपको मेनली है कि आपको जितने भी दिवस है वो आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो होगा आपका 11 नवंबर। यानी कि 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से मनाया जाता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना, एक है 5 सितंबर। 5 सितंबर को है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में है 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर को है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षक पूछे तो आपको 11 नवंबर, और शिक्षक दिवस पूछे तो आपको 5 सितंबर, और विश्व शिक्षक दिवस पूछे तो आपको 5 अक्टूबर बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उनकी जयंती पर है, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय दिवस है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से बैरम खां है वो किसका संरक्षक था। देखो, जो मुगल काल जो हिस्ट्री है उनमें से भी सवाल आ रहे हैं। जो मुगल काल के जो शासन, आप वहाँ से शुरू कर लेना, जैसे बाबर है। ठीक है, बाबर के बाद जो अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है, औरंगजेब है, तो इनमें से यह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर होगा। यानी बैरम खां किसका संरक्षक था, तो आपका अकबर का संरक्षक था। उसके बाद में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। यानी कि जो भूगोल के अंदर, जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, सौरमंडल का मैंने आपको क्लास बीच में ली थी, अगर आपने पढ़ी हो तो सौर क्लास के अंदर है, सौरमंडल के अंदर जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह, उनकी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उनका भी 1-2 क्वेश्चन आया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आयरन ऑक्साइड यानी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को इसके अंदर लाल ऑक्साइड होता है, इसके कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस है और एक डिमोस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी आपका इसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, मंगल ग्रह। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है। यानी कि कला संस्कृति, कला संस्कृति में से भी सवाल पूछ रहे हैं, इनके बारे में, किलों के बारे में, नृत्यों के बारे में, मंदिर के बारे में। ठीक है, तो ये भी है। फिर जो पर्यटक स्थल है उनके बारे में भी पूछे जाते हैं। तो मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में मेहरानगढ़ किला है। जैसलमेर के अंदर सोनार किला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुर के अंदर है हवा महल है, उनके बारे में आपको पूछ लिया जाता है, तो वो जयपुर के अंदर है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, देखो। हड़प्पा सभ्यता का स्थान मांडा किस नदी के किनारे है। देखो, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से भी 1-2 क्वेश्चन है, पूछ लिए जाएंगे, अभी तक पूछा नहीं, अभी आ सकता है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। मांडा किस नदी के किनारे है, तो मांडा आपके किसका होगा, चिनाब नदी के किनारे है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो चिनाब नदी के किनारे हैं। हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक करवाया था मैंने आपको, इसके अंदर है वो पूरा का पूरा पढ़ाया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बुरी क्रांति किससे संबंधित है। देखो, जितनी भी जो अपनी क्रांति हुई थी, जो है
भारत के अंदर हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति के जनक, ठीक है, स्वामीनाथन, जिनका निधन हो गया तो उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, आपको ये ध्यान रखना है, एम स्वामीनाथन। और विश्व के अंदर कौन है, तो एन बोरलॉग है, जो विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक से भूरी क्रांति संबंध है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये सभी ध्यान रखना है, लाल क्रांति किससे है, पीली क्रांति किससे है, ठीक है। तो ये आप सभी को, आपको ये क्रांतियाँ हैं ये भी याद कर लेनी, इनमें से क्वेश्चन भी आएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्न में से कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, यानी कि जितने जो चैनल है आपके, ठीक है, चैनल के बारे में भी क्वेश्चन है, जियोग्राफी से ले जाते हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 11 डिग्री ये चैनल है, ठीक है। तो इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, यानी कि 11 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को वो अलग करता है। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, एक 8 डिग्री चैनल है उसको भी याद कर लेना, और 9 डिग्री चैनल है इसको भी याद कर लेना, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं आपको, आपका टाइम खराब होगा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो प्राचीन हिस्ट्री है उनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो महमूद गजनवी है, इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, क्योंकि इसको धन संग्रह की जरूरत थी, ठीक है, धन संग्रह लूटने के लिए इसने भारत पर आक्रमण किया था। सोमनाथ जो मंदिर है, ठीक है, सोमनाथ मंदिर है, उस पर भी इसने आक्रमण किया था। क्यों किया था, इसको सिर्फ वहाँ से धन संपत्ति है वो लूटनी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अभी देखो, जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के अंदर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर है, तो आपको सभी याद रखना है। एक तो आपको योजना है, उनमें से सवाल आ सकते हैं, तो योजना के क्वेश्चन है आपको याद रखना है। उसके बाद में बैंकों का जितना भी है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, एसबीआई की स्थापना कब हुई, पीएनबी की स्थापना कब हुई, ठीक है, इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है, या मुद्रा के बारे में पूछ लिया जाएगा। और उसके बाद में जितने भी रुपए जो नोट है उन पर कौन से चित्र है, ठीक है, तो ये भी आप सबको याद होना चाहिए। रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 के अंदर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था, और उसके बाद में 1937 के अंदर है उसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाए। और 1949 के अंदर है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान है कहाँ पर स्थित है। देखो, जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बारे में भी सवाल आएंगे आपके कि वो संस्था कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपने अगर याद है, ठीक है। अभी जिस बंदे भाई का भी अगर एग्जाम लास्ट में है, यानी दिसंबर के अंदर जो है, ठीक है, तो वो आराम से थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो पढ़ सकते हो, ज़्यादा दिक्कत करनी नहीं है। जो आपको डाउट लग रहा है आप वही पढ़ो, कि वो कम है तो वही आपको याद करना है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के अंदर राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको कल पूछे गए थे, तो वो शिफ्ट मैंने चेक की थी, उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आए, तो उससे रिलेटेड मैं ये लेकर आया। आज 15 जैसे होगी तो आज के और चेक करेंगे इससे रिलेटेड कैसे आ रहे, और उससे रिलेटेड मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन बताऊँगा तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको ये साथ साथ में पढ़ने हैं। यानी मैंने अगर आपको संस्था का पूछा है तो आपको नॉर्मली है और संस्थाओं के है वो क्वेश्चन है याद, अगर नहीं किया तो वो भी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आपको करना है। उसके बाद में वापस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। खादर किस मिट्टी का एक प्रकार है, ठीक है। मिट्टी के बारे में पूछ लिया जाता है। 8 प्रकार की है जो मिट्टियाँ पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, भूरी मिट्टी, लवणीय मृदा। तो ये सभी के बारे में अपने को पूछ लिया जाता है। आपको ज़्यादातर किसका पूछा जाएगा, एक तो काली मिट्टी, उसके बाद में जलोढ़ मिट्टी, इन दो के बारे में तो आपको कन्फर्म है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा कि खादर किस मिट्टी का एक प्रकार है, तो खादर आपका किस मिट्टी का प्रकार होगा, जलोढ़ का होगा। यानी एक तो आपकी खादर है और दूसरी कौन सी है, बांगर है, ठीक है। तो खादर और बांगर है, ये दो मिट्टियाँ किसकी है, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए यह सबसे अच्छी उपजाऊ है। ये कहाँ पर पाई जाती है, तो आपके गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर काली के मिट्टी है वो पाई जाती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पूछे आपको तो वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है।
और इसके अंदर इस मिट्टी के दो प्रकार, एक खादर और एक बांगर। ठीक है, ये आपको साथ में ध्यान रखना है। तो मिट्टियों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा याद है तो अच्छी बात है, नहीं कुछ डाउट लग रहा है तो ये आप उनको याद करना। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? जितने भी नेशनल पार्क है, ठीक है, जितने भी नेशनल पार्क है तो उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको पढ़ने हैं। नेशनल पार्क अभी वर्तमान में कुछ 2022 और 23 के अंदर नए बनने हैं, उनको आपको ज़्यादा याद रखना है। पहले वाले तो आपको याद है वो तो, लेकिन 22 और 23 के अंदर जितने भी नए कुछ बने हैं ना, उनको आपको ध्यान रखना है कि वो किस राज्य के अंदर है। तो वर्तमान के अंदर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है? तो उसकी अगर बात करें तो उसकी अगर बात करेंगे ना, तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान लगभग वो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो भी आपको याद रखना है कितने हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर याद रखने, ठीक है, इनमें से ज़्यादा है। फिर कर्नाटक के अंदर भी कुछ है, और उसके बाद में गुजरात का एक ही जो है नेशनल पार्क, उसके बारे में सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। और उसके बाद में मेनली आपको ये कुछ याद रखना है। सबसे अधिक है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, वो नेशनल पार्क है। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार है? देखो, अभी भारतीय संविधान, तो संविधान से रिलेटेड आपको क्या करना है कि संविधान का भाग 1 पढ़ना है, भाग 2 पढ़ना है, और संविधान का भाग 3, भाग 4। भाग 4 तक तो है वो सवाल कन्फर्म ही आएंगे। ठीक है, ये याद करना है। उसके बाद में अगर आप पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा है इसके अंदर भी आपको पढ़ना है सिर्फ मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सॉरी, कौन से मौलिक अधिकार? कितने? अभी 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है वो आपको एकदम कंठस्थ याद कर लेने। सबसे अधिक सवाल है मौलिक अधिकारों में से आ रहे। बाकी भाग 2 के अंदर जैसे नागरिकता है तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशकता तो है, उनमें से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन भाग 3 का जो मौलिक अधिकार है उनमें से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आप थोड़ा बहुत राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेना है, प्रधानमंत्री के बारे में आपको याद कर लेना है, और उपराष्ट्रपति के बारे में तो ज़्यादा पूछा जाता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ आपको ये याद रखना है। तो इसके अंदर पूछा गया कि प्रस्तावना के अंदर न्याय कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के न्याय होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक तो सामाजिक न्याय होता है, दूसरा आपका आर्थिक न्याय होता है, ठीक है, और तीसरा है वो राजनीतिक न्याय होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के न्याय होते हैं। 5 प्रकार की उसके अंदर स्वतंत्रता होती है बोलने की, ठीक है, और प्रचार करने की। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता ऐसी होती है, और 3 प्रकार की प्रस्तावना में न्याय होते हैं। ठीक है, तो ये आपको साथ में इसका ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड है आ जाएगा तो आपको वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? यानी कि मौलिक अधिकार मैंने आपको कहा है, मौलिक अधिकार के अंदर जितने भी आर्टिकल आते हैं तो वो आपको 6 के 6 मौलिक अधिकार है, वो आपको पूरे के पूरे याद करना है। यानी भाग 3 है उसको तो आपको याद करना ही है। 12 से लेकर कितना आपका 35 तक है, तो आपको ये पूरे याद एकदम होने चाहिए। तो उपाधियों का अंत आपके किसके अंदर है? तो उपाधियों का अंत है वो आर्टिकल 18 के अंदर है। किसके अंदर है? 18 के अंदर है। आर्टिकल 17 के अंदर क्या है? अपरिच्यता का अंत है वो आर्टिकल 17 के अंदर है, और उपाधियों का अंत है वो आर्टिकल 18 के अंदर है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है वो 15 की, सॉरी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर आपका है वो, और सी हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और उसके बाद में जितना भी मंत्रिमंडल होता है उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुमति लेकर राष्ट्रपति सबकी है वो नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति से रिलेटेड जो भी अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आपको भी ध्यान में रखना है। यानी राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है, कौन किसको शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है वो सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। थारू नृत्य किस राज्य में पाया जाता है? क्या है? थारू नृत्य किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर है जो है ये थारू जनजाति होती है, इसके द्वारा ही थारू नृत्य किया जाता है। तो इससे मैं आपको क्यों कर रहा हूँ कि अभी जैसे कला संस्कृति के अंदर मैंने आपको कहा नृत्य, तो नृत्य है, और उसके बाद में जो शास्त्रीय नृत्य है मेनली वो है, जैसे आपको सभी के सभी भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, यक्ष ज्ञान है, ठीक है, बिहू है। तो ये सभी आपको क्या नृत्यों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे अभी थारी नृत्य किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इसके अंदर ही मेनली आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शास्त्रीय नृत्य और कुछ ऐसे एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको 10-15 नृत्य आपको याद होने चाहिए।
ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये आपके कला संस्कृति के अंदर ही आता है। वीणा किस प्रकार का है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। यानी वीणा तैत्य, तैत्य का मतलब है जो यंत्र है तार से बना होता है वो क्या होता है? आपका तैत्य वाद्य यंत्र होता है। सुशिर होता है जो आपके ध्वनि से काम करता है। जो 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 यंत्र है ध्वनि से बजाया जाता है वो सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर आता है। और अनिरुद्ध होता है जो चमड़े का ढोल, क्या है? जो चमड़े का जो यंत्र बनता है वो अनिरुद्ध के अंदर आता है। और घन का मतलब है जिसको लोग आमने सामने उसको जिसको पीट कर बजाते हैं, क्या? जिसको पीट पीट के बजाते हैं वो वाद्य घन वाद्य यंत्र के अंदर आता है। जो वाद्य यंत्र होते हैं ये आपके टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों के चारों मैं साथ में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो वीणा किस प्रकार आपका तत्व वाद्य यंत्र है? सुशिर ध्वनि का है, अनिरुद्ध चमड़े से बना हुआ होता है, और घन है वो और उसको पीट कर जो ढोल होते हैं उनको वो है घन वाद्य यंत्र के अंदर आता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसमें दोस्तों आपको एक तो ध्यान रखना है कि कांग्रेस के जो मेनली अधिवेशन हुए थे ना वो आपको ध्यान में रखना है। कुछ कुछ अधिवेशन ध्यान रखना है इसमें से, वैसे तो बहुत ज़्यादा अधिवेशन हुए, लेकिन आपको मेनली आप ऐसा करना 15 अधिवेशन ऐसे मेन है वो याद कर लेना, वो कहाँ हुए थे और उस समय उनके अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय उन्हें इस कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो वो था आपका जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी थे। इससे पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस है, ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इन्होंने आज़ाद फौज की स्थापना की थी उसके बाद में, ठीक है। तो आपको ये कुछ है ध्यान रखना है। अधिवेशन से संबंधित 10-15 अधिवेशन याद कर लेना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मैं आपको यो क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी आए हैं और अभी कैसे आ सकते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो मैं आपको इसी के साथ में बता दूंगा इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आपको थोड़ा याद करना है। क्वेश्चन नंबर 19, कानपुर से 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी देखो 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि 1857 की क्रांति कब क्यों हुई, क्या कारण था, गवर्नर जनरल कौन था भारत का, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ये ध्यान रखना है। भारत के अंदर है वो किसने की थी? जो मंगल पांडे ने की थी, उसको फांसी हो गई 10 मई को, यह शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद में किस किस राज्यों से नेतृत्व किसने किया था ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान, अब जैसे मैंने क्लास तो इसकी चढ़ा रखी है लेकिन अभी आपको टाइम नहीं है इतना टाइम, आप देखोगे वो मैंने चढ़ाई है 20-25 मिनट की क्लास है, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा। आप किताब से एक बार उसको फटाक से उसको रिवीजन कर लेना, किताब में से सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो आपका क्या कानपुर से किसने किया? तो कानपुर से 2 जनों ने किए, एक ताजा टोपे और एक नाना साहिब। ताजा टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है जो इनका है वास्तविक नाम है। और इन दोनों ने कानपुर से वो 1857 की क्रांति की विद्रोह है उसका क्या किया था? आपका नेतृत्व किया था। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। चंद्रयान 3 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? देखो चंद्रयान 3 है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसे नहीं तो चंद्रयान 2 से भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना पूछ लिया जाएगा। उसके बाद में जो आदित्य L1 हुआ था इसके बारे में हाल ही लेटेस्ट में हुआ था, इसके बारे में भी आपके क्वेश्चन पूछेगा। तो ये भी आपको थोड़ा जो इसरो से संबंधित, ठीक है, इसरो से संबंधित आपको पढ़ना है। क्या अध्यक्ष है, क्या क्या अभी हाल फिलहाल में इन्होंने क्या क्या लॉन्चिंग की है। उसके बाद में आपको DRDO के बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ना है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, इसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है, और इन्होंने कौन से अभी कोई परीक्षण क्या किए। तो ये भी आपको साथ में थोड़े थोड़े ध्यान रखना है, करंट के जीके भी बन सकते हैं। तो चंद्रयान 3 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह किया गया था आपके LVM 3M और 4, ठीक है, LVM 3M 4 जो रॉकेट है उसके द्वारा है और चंद्रयान 3 को है लॉन्च किया गया था। PSLV-C जो PSLV-C 57 है इसके द्वारा जो आदित्य L1 है इसको लॉन्च किया गया था। PSLV-3 है ये इसके आपका चंद्रयान जो 2 था वो लॉन्च किया गया था। तो ये तीनों मैंने आपको साथ बता दिए। इससे रिलेटेड अब वैसे तो क्वेश्चन बहुत बन रहा है, चंद्रयान 3 का मैंने टॉपिक करवाया था। तो आपको क्या करना है, मेनली ध्यान रखना है किसने लॉन्च किया है, किस रॉकेट के द्वारा किया गया था, ठीक है, और चंद्रयान 3 के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, किस रॉकेट से किया गया था, क्यों किया था, और उसके जो ऑर्बिट है जो उनके नाम क्या क्या है वो आपको थोड़े ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये मेनली आपको कुछ चंद्रयान 3 से 5 से 7-8 पॉइंट है वो आपको याद रखना है।
आदित्य L1 के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा कि एक तो किसके द्वारा किया गया था, ये पूछ सकता है, और एक दो और देख लेना। चंद्रयान 2 के बारे में एक तो इसका ध्यान रख लेना, उसके बाद में ये असफल हुआ था तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आपको पूछ लिया जाएगा इस समय इसरो का अध्यक्ष कौन था, तो के सिवान था। वर्तमान में कौन थे, एम सोमनाथ है, ये आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो तो दोस्तों ये थे टोटल 20 क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्या क्या आएंगे मैंने आपको बताया है, और उम्मीद करूँगा आपके लिए ये कोई हेल्पफुल साबित होंगे। इनमें से 20 में से अगर मैंने आपको 20 पॉइंट टॉपिक बता दिए 20 क्वेश्चन के अंदर, तो इनमें से थोड़े थोड़े आप वैसे आपको याद है, अभी ज़्यादा पढ़ने से तो फ़ायदा है नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, जो आपको डाउट लग रहा है आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी आराम से एग्ज़ाम देना, ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है, लोड लेना नहीं है। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आपका अगर एग्ज़ाम है तो 1 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देनी है, और आराम से है वो एकदम धैर्य से जाकर एग्ज़ाम देना है, और आपका ज़रूर से ज़रूर आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और पढ़ते रहना आराम से। और ये जो भी क्लास है, अगर भाई किसी का लास्ट में एग्ज़ाम है, जैसे 20 नवंबर को, आगे 30 नवंबर को, 25 नवंबर को, ठीक है, फिर दिसंबर में 2-3 तक, तो वो आप है इस क्लास को ज़रूर देखना। और इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वो, अभी आपको ऐसा कोई डाउट लगे तो वो भी आप है मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो दोस्तों, तो आगे की नई क्लास मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, दिल्ली पुलिस।